सो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया, राइट। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो न्यूलिथिक कल्चर में हमें देखने को मिलती है। तो पहला है ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, दूसरा है प्लाऊ, तीसरा है बुलक कार्ट्स एंड डोमेस्टिकेटेड बार्ले एंड फील्ड भी, राइट। तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आता है, इसका आंसर हमारा ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और डोमेस्टिकेटेड बार्ले एंड फील्ड भी है, ठीक। यानी कि 1 और 4। चीज़ ये है कि जो न्यूलिथिक पीरियड रहता है, हमारा न्यूलिथिक कल्चर रहता है, इसके सबसे ख़ास बात ये, इसका मतलब होता है न्यू स्टोन एज, है ना। और यहाँ पे जो है जितने भी टूल्स रहते हैं वो स्टोन के रहते हैं और पॉलिश्ड स्टोन रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत हो जाती है, बट यहाँ पे जो खेती होती है वो प्लाऊ अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ रहता है, वो बाद की सिचुएशन में रहता है। तो अभी जो खेती होती है वो सिर्फ ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के ज़रिए होती है, प्लाऊ से नहीं होता है। और बुलक कार्ट्स ये आपका इस पीरियड का नहीं, ये आपका मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक का डेवलपमेंट है, ठीक। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आता है C, 1 और 4 ओनली। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द मेगालिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो मेगालिथिक कल्चर के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि मेगालिथिक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है लार्ज स्टोन। और मेगालिथिक जो होता है ये लैटिन वर्ड से निकला है, जैसा मैंने बताया। लार्ज स्टोन का मतलब होता है, इसका टाइम फ्रेम हमें देखने को मिलता है 2500 BC से लेकर 200 AD तक, ठीक। और ये मोस्टली जो है साउथ इंडिया में मिलती है। साउथ इंडिया में हमें ज़्यादातर चीज़ें ये सब मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा हमें जो मिलता है, इसका जो अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलता है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से मिलता है, जो कि आपका अफ़गानिस्तान से है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान से हमें इसका एविडेंस हमें सबसे पहला देखने को मिलता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 BC के आसपास का रहता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें मेगालिथिक कल्चर के बारे में हैं। तो अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मेगालिथिक कल्चर के बारे में इनमें से क्या एसोसिएटेड है। आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, हॉर्सेस, जॉर्वे वेयर, सैक्रोफेगी और डॉलमेंस, राइट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है 1, 2, 4 और 5, यानी कि 3 ऑप्शन। क्या है भाई? तो आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, हमें लार्ज वैरायटी ऑफ आयरन टूल्स हमें मेगालिथिक कल्चर में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उटेंसिल हो गए, फिर उसके बाद वेपन हो गया, कारपेंट्री हो गया, है ना। तो ये हमारे आयरन टूल्स हो गए। इसके अलावा हमें जो और चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हॉर्सेस के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। हमें कई सारे एनिमल्स, खासकर हॉर्सेस के एविडेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डॉल्मेंस और सैक्रोफेंगी ये भी हमें देखने को मिलता है। डॉल्मेंस बेसिकली क्या होते हैं? डॉल्मेंस आर बेसिकली ये कब्रगाह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था और ये बैरन लैंड पे बनाए जाते थे, बैरन लैंड पे। और सैक्रोफेगी एक तरीके का लेग्ड कॉफिन होता था, यानी कि ताबूत, ठीक है, लेग्ड कॉफिन।
तो इसका भी प्रचलन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1, 2, 4 एंड 5 हो जाता है। बाकी जॉर्वे वेयर, तो जॉर्वे वेयर आपका ये चीज़ आपका जो है जॉर्वे कल्चर से रिलेटेड है, जो कि आपका ऑब्वियसली नियोलिथिक साइट और चैल्कोलिथिक साइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है 3 हमारा एलिमिनेट वैसे भी हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव बीन यील्डेड द सेपरेट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो अशोका का सेपरेट रॉक एडिक्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो धौली, जौगढ़, सन्नाती और उडेगुलम। तो हमें सेपरेट और रॉक एडिक्ट जो फेमस अशोका के फेमस रॉक एडिक्ट्स हैं, वो हमें सेपरेट और रॉक एडिक्ट हमें धौली, जौगढ़ और सन्नाती में मिलता है। धौली और जौगढ़ बेसिकली ये दोनों आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, है ना। ये उड़ीसा में है, और क्योंकि जब अशोक कलिंग पे अटैक किया था और उसके बाद वो वॉर से अपना मुंह मोड़ लिया था, तो यहाँ पे धौली और जौगढ़ में उसने 2 इंस्क्रिप्शंस लगवाए थे। धौली और जौगढ़ आसपास ही है, लेकिन इन दोनों के सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सन्नाती, तो सन्नाती हमारा कर्नाटक के गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है कि सन्नाती में हमें यहाँ पे भी हमें सेपरेट रॉक एडिक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक में ही एक और रॉक एडिक्ट है जो काफ़ी मशहूर है, उसका नाम है मास्की। मास्की में बेसिकली हमारा जो है अशोक और प्रियदर्शनी, इन दोनों के नाम हमें एक साथ देखने को मिलते हैं, जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रियदर्शनी का ही नाम अशोक है और अशोक का ही नाम प्रियदर्शनी है। तो इस हिसाब से और उडेगुलम ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे अशोका का देखने को नहीं मिलता है, तो इस यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3। ठीक, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज़्म। तो महायान बुद्धिज़्म के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि महायान बुद्धिज़्म का मतलब होता है, महायान का मतलब होता है लार्ज व्हीकल। ठीक है, और ये बुद्धिज़्म का एक सेक्ट है। महायान बुद्धिज़्म का एक सबसे फेमस डॉक्ट्रिन ये है कि ये बुद्धा को एज अ गॉड मानता है, राइट, एज अ गॉड। जबकि एक दूसरा सेक्ट है बुद्धिज़्म का ही, उसका नाम है हीनयान। वो बुद्धा को एज अ ग्रेट सोल मानता है, यानी कि महापुरुष मानता है। ठीक है, तो जब महायान बुद्धिज़्म बुद्धा को एज अ ग्रेट मतलब गॉड मानता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनकी वर्शिप एज अ इमेज तो होगी ही होगी। ठीक है, इसके अलावा महायान बुद्धिज़्म का सबसे खास बात यह है कि एसिमिलेशन ऑफ लोकल कल्ट्स भी होता है। ठीक है, जितने भी लोकल कल्ट्स हैं उन सबको शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व भी है। बोधिसत्व बेसिकली इज लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ अवतारा, राइट। तो ये है, और ये सारी जो फीचर्स हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं आपका ब्राह्मणिकल रिलीजन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। बुद्धिज़्म में भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, और ब्राह्मणिकल रिलीजन की जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज रही है वो हमारी संस्कृत रही है। ठीक है, तो महायान बुद्धिज़्म के भी जितने भी हमें टेक्स्ट देखने को मिलते हैं या फिर जितने भी हमें डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं बुद्धा के रिगार्डिंग, तो वो हमें संस्कृत में ही देखने को मिलते हैं। तो यूज़ ऑफ पाली फॉर प्रोपेगेटिंग ऑफ बुद्धिज़्म, ये आपका इस तरह से यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि
संस्कृत का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पाली का इस्तेमाल यहाँ पे कम होता है। तो इस हिसाब से हमारा 1, 2 एंड 3 आंसर इसका निकल के आता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त सेकंड, जो गुप्ता एम्परर है, गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो उसका और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देवगुप्त, देवराज, देवपुत्र और देवव्रत। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है 1 और 2 है, दिस और दिस, देवगुप्त और देवराज, है ना। क्या है कि देवगुप्त तो उसका असली नाम था, ठीक है, और देवराज उसकी टाइटल थी। देवपुत्र ये बेसिकली कनिष्क का एक टाइटल है ना, कनिष्क को कहा जाता है। और देवव्रत जो है वो भीष्म का असली नाम था, है ना। कनिष्क, देवपुत्र जो था, कनिष्क का जो नाम था देवपुत्र, उसका पूरा नाम था देवपुत्र शहनशाही, और देवव्रत तो ये मानिए चलिए भीष्म था ही। अब मैं आपको चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ। चंद्रगुप्त सेकंड जो है बेसिकली इसका ये 2 नाम था ही। ये समुद्रगुप्त का बेटा था, और कई सारे टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम में, कि इसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम रामगुप्त था। रामगुप्त की एक वाइफ थी ध्रुव देवी। कहा जाता है कि उस टेक्स्ट के अनुसार, उस ड्रामा के अनुसार ये कहा जाता है कि रामगुप्त ने अपनी बीवी को, मतलब ध्रुव देवी को, शकों को हवाले करने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिए थे ताकि उसकी जान बच सके। ठीक है, तो ये चीज़ चंद्रगुप्त यानी कि देवगुप्त को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और उसने ध्रुव देवी का वेश धारण करके शक राजा को जो था उसका एलिमिनेट कर दिया, उसको मार डाला। और फिर उसके बाद जब वापस पाटलिपुत्र में आया तो उसने रामगुप्त को भी ख़त्म करके ध्रुव देवी से शादी करके राजपाट करने लगा। तो ये एक प्ले के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसकी हिस्टोरिसिटी में इतना ज़्यादा दम दिखता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ और चीज़ें हैं कि ये गुप्ता एम्पायर का सबसे महानतम शासक माना जाता है, और ये आपका 375 BC से, सॉरी AD से 415 AD तक रूल करता है। ठीक, तो ये कुछ चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है। और इसकी बेटी का नाम रहता है प्रभावती गुप्ता, जिसमें ये चंद्रगुप्त सेकंड को देवगुप्त नाम से और चंद्रगुप्त के नाम से हमें इसे संबोधित करती है। इसके अलावा मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, आयरन पिलर जो रहता है मेहरौली का, उसमें भी जो है इसका हमें नाम देखने को मिलता है एज अ चंद्र। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति? तो मनुस्मृति के फेमस कमेंटेटर्स कौन है? तो मनुस्मृति के फेमस कमेंटेटर अपारक हैं, कल्लुक है, मेदती या विज्ञानेश्वर है। कौन है? तो इसका आंसर हमारा होता है कल्लुक और मेदातिथि, यानी कि 2 और 3। अब है क्या कि मनुस्मृति बेसिकली आपका एक कोड ऑफ लॉ है, कोड ऑफ मनु है एक्चुअली। ठीक है, कोड ऑफ मनु, और ये संस्कृत में लिखी गई है। ऑब्वियसली ये संस्कृत में लिखी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है तो संस्कृत में ही लिखी जाएगी।
बेसिकली क्या है कि जो मनुस्मृति है ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है और जो ह्यूमन सोसाइटी का, और मानव धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसका जो हमें मोस्ट ऑथेंटिकेटेड वर्जन जो हमें देखने को मिलता है वो कल्लुक भट्ट के द्वारा ही मिलता है, यानी कि इसके द्वारा मिलता है, और ये हमें मिलता है कलकत्ता से। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कलकत्ता से, कोलकाता से। तो ये कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल बेरूनी एंड हिज अकाउंट ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो ही वॉज एक्साइल्ड एंड ऑर्डर टू स्पेंड 10 years in India. According to him, people of untouchable caste could live only outside the village towns of the four caste. He supported the view of the Brahmagupta about true nature of eclipses. According to him, Hindus think that there is no country like theirs and no religion like theirs. तो सबसे पहले कुछ आपको बेसिक फैक्ट आपको अल-बेरूनी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अल-बेरूनी का असली नाम अबू रेहान अल-बेरूनी था, और ये इस ईरान का एक स्कॉलर था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अबू रेहान अल-बेरूनी यानी अल-बेरूनी ने एक्साइल में 10 साल स्पेंड किया था 1017 से लेकर 1027 तक। ठीक है, और ये सुल्तान महमूद गजनवी के साथ इंडिया में आया था। ठीक है, तो ये इसके अलावा इसने ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है तहकीकुल हिंद या तारीखुल हिंद, है ना। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम आंसर्स क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो क्वेश्चन के हिसाब से तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही आपका निकल के आता है कि ही वॉज एक्साइल्ड एंड ऑर्डर टू स्पेंड 10 years। तो ये 10 years का मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया कि 1017 से लेकर 27 तक इंडिया में एग्ज़ाइल में रहता है, और यहीं पे रह के वो तारीखुल हिंद लिखता है। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिम पीपल ऑफ अनटचेबल्स कास्ट कुड लिव ओनली आउटसाइड द विलेज एंड टाउन्स ऑफ द फोर कास्ट। तो बिल्कुल सही है कि अनटचेबल्स और चांडाल लोग जो होते थे वो उन्हें शहर से बाहर उन्हें रखा जाता था, क्योंकि उन्हें समझा जाता था कि ये दरिद्र लोग हैं और इन्हें समाज में सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो ही सपोर्टेड द व्यूज़ ऑफ ब्रह्मगुप्त एंड अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ एक्लिप्सेस। इसके बारे में ये सही नहीं है, क्योंकि वो खुद भी ज्योतिष का था, लेकिन वो ब्रह्मगुप्त के उस व्यू को ट्रू नेचर ऑफ एक्लिप्स के बारे में सपोर्ट नहीं करता था। बाकी अकॉर्डिंग टू हिम हिंदूज थिंक दैट देयर इज़ नो कंट्री, ये उसका स्टेटमेंट है। उसने कहा है अपनी किताब में तारीखुल हिंद कि हिंदुओं को ये लगता है कि उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, उनके देश जैसा कोई देश नहीं। ठीक, तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा बी हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर ब्रिक टेम्पल्स। भीतरगांव टेम्पल कानपुर, परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो और लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर। इसमें से ब्रिक टेम्पल कौन सा है? तो ब्रिक टेम्पल जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है, पहला है भीतरगांव टेम्पल कानपुर में और दूसरा है लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर में। ये टेम्पल आपका जो रहता है वो 6th सेंचुरी का रहता है और ये ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, राइट, भीतरगांव कानपुर। और दूसरा है लक्ष्मण टेम्पल जो है सिरपुर का, ये आपका देखने को मिलता है 7th सेंचुरी का है ये, और सिरपुर में है ये लक्ष्मण टेम्पल। बाकी दोनों ये दोनों जो टेम्पल रहते हैं, ये खजुराहो और परमाश्वर टेम्पल, ये आपके बाद के हैं, बाद के पीरियड के हैं। तो और ये ब्रिक टेम्पल भी नहीं है, ये कुछ रॉक कट है तो कुछ ऐसे ही हैं, बना दिए गए हैं। तो
ये बेसिकली खजुराहो टेम्पल बेसिकली आपका नागर शैली का बना हुआ है, और परमेश्वर टेम्पल जो है ये आपका वेसर शैली का, हमें कलिंग स्टाइल का टेम्पल हमें देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से 1 और 4 इसका आंसर हो जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन्स following fearful weapons arrived with Arabs when they invaded Sindh in 712 AD। तो वैसे तो इसका आंसर नाप्था और मंजानिक है, यानी कि 1 और 4 इसका आंसर हो जाता है। नाप्था बेसिकली आपका क्या होता है कि ये एक तरीके का धनुष बाण होता है जो गन टाइप का होता है, ऐसे होता है जिसमें मल्टीपल एरोज होते हैं, राइट। तो ये खतरनाक हथियार रहते हैं, ये लाए रहते हैं। और मंजनिक ये एक कैटापॉल्ट की तरह रहता है जो ऐसे रहता है, इसमें गोला रखा रहता है और ये रस्सी के सहारे बांधा रहता है, और जब इसको काटा जाता है तो ये ऐसे करके जो भी दुश्मन का एरिया रहता है वहाँ पे ये हिट करता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा मंजनिक और नाप्था इसका आंसर हमारा हो जाता है। बाकी अरब्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो है 712 एडी में इंडिया पे हमला करते हैं, ठीक है। 712 एडी पे मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पे हमला करता है। इंडिया पे क्या, बेसिकली सिंध पे करता है। उस समय सिंध का राजा दाहिर रहता है, और ये पूरा एरिया इसको अपने कब्जे में ले लेता है, और पहली बार यहाँ पे इस्लामिक रूल आता है इंडिया में, ठीक है। तो ये आपका इसका हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, 50 ये पूछ रहा है कि विथ रिगार्ड टू एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इल्तुतमिश फाउंड नासिरिया मदरसा एट दिल्ली इन मेमोरी ऑफ हिज सन प्रिंस नासिरुद्दीन महमूद। रजिया अपॉइंटेड मिनहाजुस सिराज एज इट्स प्रिंसिपल। फिरोज शाही मदरसा was founded by Sultan Firoz Shah Tughlaq on the banks of river Yamuna at Gyaspur. Aristocracy engaged male and female tutors for their son and daughters, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होता है, सबसे पहले तो हर एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि इल्तुतमिश फाउंडेड नासिरिया मदरसा एट दिल्ली इन मेमोरी ऑफ हिज सन, बिल्कुल सही है। इसके बेटे का नाम रहता है नासिरुद्दीन महमूद, और इसके बेटे का नासिरुद्दीन महमूद, और इसकी बंगाल कैंपेन के दौरान 1229 में डेथ हो जाती है ना। तो इसी की याद में ये नासिरिया मदरसा बनवाता है, और ये इल्तुतमिश का सबसे काबिल बेटा रहता है, लेकिन इसकी अर्ली डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद रजिया अपॉइंटेड मिनहाजुस सिराज एज इट्स प्रिंसिपल, ये भी सही है कि रजिया अपने कार्यशाला के दौरान इस नासिरिया मदरसा का मिनहाजुस सिराज को प्रिंसिपल बना देती है, इस नासिरिया मदरसा का। फिरोज शाही मदरसा वॉज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना एट ग्यासपुर, ये गलत है, क्योंकि जो फिरोज शाही मदरसा है इसे नो डाउट फिरोज शाह ने फाउंड किया था, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। बट जो फिरोज शाही मदरसा है ये गयासपुर में फाउंड नहीं किया गया था, बल्कि ये तारापुर में फाउंड किया गया था, ठीक है। गयासपुर में नहीं बल्कि तारापुर में, ठीक है। और ये जो आपका हौज खास है जो दिल्ली में पड़ता है, हौज खास, ये वहाँ पे आपको फिरोज शाही मदरसा आपको देखने को मिलता है। तो और फिर इसके बाद 4 आपका सही हो जाता है, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी क्लास जो है वो मेल और फीमेल ट्यूटर्स दोनों को अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपॉइंट करती थी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो निकल के आता है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर बन के आता है वो आपका 1, 2 and 4 ओनली, राइट। तो 1, 2 and 4 यानी कि बी, ओके। तो ये हमने आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।